इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा आनंद शर्मा जी कि माउंटेन को हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह इस्तेमाल ना करें। ये दरअसल एक इकोसिस्टम का पार्ट है। और एक चीज़ और इन्होंने जो कहा वो मुझे ध्यान आकर्षित किया कि जब स्टोन कटिंग करते हैं तो सिर्फ स्टोन कटिंग वाले के साइड इफेक्ट को देख रहे होते हैं, कितनी दूर कटिंग कर रहे हैं इसको देख रहे होते हैं, ब्रिज बना रहे होते हैं तो सिर्फ उस एरिया के इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन पूरा इकोसिस्टम कैसे प्रभावित होता है क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसका अध्ययन आमतौर पर हम लोग नहीं करते हैं या फिर करते हैं तो उसको इग्नोर कर देते हैं, और ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। आनंद शर्मा जी। हेलो जी, मैं आपका लास्ट सेंटेंस सुन नहीं पाया था। हाँ नहीं, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से जो प्रीति महेश कह रही थी कि हम लोग माउंटेन को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जबकि वो एक पूरे इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है। और जब हम खास तौर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो जितनी दूर में कंस्ट्रक्शन करते हैं सिर्फ उस एरिया के इम्पैक्ट असेसमेंट को देखते हैं, पूरे इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को नहीं देख पा रहे होते हैं, और इसका नतीजा है कि इस तरह के प्रलयकारी आपदा देखने को मिलती है। इससे आप कितने सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। आप ये देखिए, यदि आप उत्तराखंड में और हिमाचल में पेड़ काटेंगे तो यमुना में फ्लड ज़्यादा आएगा। ये मैंने एक स्टडी की थी 100 ईयर्स की फ्लड में। तो जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा तो सॉइल इरोशन ज़्यादा होगा पहाड़ों पर, और वो सारा मलबा जो है नदियों में आएगा और उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और फ्लड आएगा। सिमिलरली जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जो फ्लड आया था, ऊपर कैचमेंट में उसके अपस्ट्रीम में डिफॉरेस्टेशन हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है, कनेक्टेड है। यदि आप ऊपर पहाड़ों में कोई डिस्टर्ब करेंगे तो वहाँ तो नुकसान होगा ही होगा, उसका नुकसान नीचे तक देखने को मिलेगा। तो ये इंटरकनेक्टेड है। और सिमिलरली जब आप एक जगह पे मान लीजिए कोई डायनामाइट लगा रहे हैं, कुछ कटिंग कर रहे हैं, तो आप स्ट्रीम्स की भी कटिंग कर देते हैं कई बार, और देख रहे हैं कई जगह जो है जो नेचुरल स्ट्रीम्स है वो ड्राई हो रही हैं। उसका मुख्य कारण है कि जो उनका लिंकेज था वो टूट जाता है जब आप उसको डायनामाइट लगाते हैं। तो इन चीज़ों में बिल्कुल बड़ा ध्यान देना है। और हम कहते हैं कि विकास ऐसा हो जो हमें विनाश से बचाए, मगर हम ये देख रहे हैं जो इस तरह का विकास जिस तरह का हो रहा है वो विनाश बन रहा है। विनाश बन ये एक मेन चीज़ है। ऐसे भी जी जी जी, अपनी और बात पूरी करें। साथ साथ ये भी है कि नेचुरली देखिए कि जितना भी आप पूरा देखेंगे रास्ते भर में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है वो पूरा नदी के अंदर ऑलमोस्ट फ्लड प्लेन या उसके आसपास हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि माउंटेन एरियाज में जब भी फ्लड आता है तो नॉर्मल फ्लड नहीं होता है, वहाँ फ्लैश फ्लड आता है, और उसमें वाटर लेवल जो है आराम से 15-20 फीट तक ऊपर चला जाता है। और इस वाले हादसे में तो करीब 30-33 फीट ऊपर तक चला गया था। तो जब इस तरह का होगा तो आपके ब्रिजेस भी आपने एकदम बिल्कुल लो लेवल पे बनाए हैं तो वो टूटने ही है। तो मुझे ये लगता है कि इनकी प्लानिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। और जब एक चीज़, और दूसरी ये ध्यान रख लीजिए, नदी जो है उसकी मेमोरी होती है, वाटर की एक मेमोरी होती है, वो अपने स्थान को लेके जाएगी, और आप यदि उसके रास्ते में आएंगे तो नुकसान झेलना पड़ेगा। और एक ध्यान रख लीजिए, जो फ्लड है ये एक नेचुरल हैज़ार्ड है और इसका होना भी बहुत ज़रूरी है। नदियों की सफाई फ्लड ही से होती है। और दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स लेके आता है फ्लड, वो जैसे आप मान लीजिए कि गंगा के, यमुना के जो नदी के आते हैं फ्लड यूपी और बिहार में, उसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं और वो जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो हैज़ार्ड जो फ्लड है उसका आना भी अच्छी बात है, मगर यदि हम उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेंगे, वहाँ रहेंगे, मकान बनाएंगे, रिजॉर्ट बनाएंगे, होटल बनाएंगे, तो हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। और दूसरी बात, यदि आप वहाँ रह रहे हैं तो आपके पास अर्ली वार्निंग, दुरुस्त जैसे कहते हैं कि बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, जिससे कि आपको समय रहते चेतावनी मिले और आप यदि वहाँ लोग रह रहे हैं तो उनको वहाँ से हटा पाएँ। तो जान तो आप बचा पाएंगे मगर प्रॉपर्टी नहीं बचा पाएंगे फिर भी। तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ साथ जब अर्ली वार्निंग सिस्टम भी आपका, पहले तो मुझे लग रहा है यहाँ पे इनका अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई था नहीं, ऑब्जर्वेशंस भी नहीं है कोई। दूसरी उसके साथ जो है ट्रांस बाउंड्री जो कोऑपरेशन होना चाहिए था वो भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी। तीसरी बात कम्युनिकेशन, जब भी आपने देखा होगा कि वहाँ जब इतना फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आया, तो आपके ज़्यादातर 10 से या 12-13 जो है आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस भी चले गए, पावर भी कट ऑफ हो गई। तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो आपके पास ऑल वेदर कम्युनिकेशन सिस्टम भी नहीं है आज की डेट में। नहीं तो ऐसा, आप यदि कम्युनिटी रेडियो लगाते हैं छोटे छोटे
और उसमें आजकल हमारे पास ऐसे रेडियो आ गए हैं, टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग, यानी उसके लिए ना तो बिजली चाहिए आपको, ना आपको बैटरी चाहिए, पीछे एक हैंडल लगाए रेडियो के, आप उसको 60 बार घुमाइए, 1 घंटे आपका रेडियो चलेगा और उसमें बीप का साउंड भी आएगा यदि कोई चेतावनी जारी की जाती है। और ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते। सभी सरकार को, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, यदि आपको कम्युनिकेट करना है अर्ली वार्निंग को, तो आपको कम्युनिटी रेडियो, टोन अलर्ट हैंड वाइंडिंग रेडियो लगाने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे उनको, और अर्ली वार्निंग सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करते तो आपको लोगों को और दूसरी जगह पे, जहाँ पॉसिबल है आप उनको वहाँ से दूसरी जगह भेज सकते हैं तो वहाँ भेजिए। अदरवाइज आप नदी के बीच में रह रहे हैं, उसके आसपास कंस्ट्रक्शन किया आपने, आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, प्रभावशाली बनाना पड़ेगा। लक्ष्मण सिंह राठौर साहब, ये कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है आप वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ भी जुड़े रहे हैं और मैं देख रहा था कि वर्ल्ड बैंक ने इस पर काफ़ी खर्चा भी किया, खासकर नेपाल के क्षेत्र में अर्ली वार्निंग सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए, नई टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए। लेकिन फिर भी इस केस में तो बिल्कुल फेल्योर दिखा, क्योंकि जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होकर गिरता है और नीचे जहाँ पे लोगों को नुकसान हो रहा है वहाँ तक आने में तो समय लग जाता होगा, उतने समय में अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए लोगों को मैसेज पहुँचाया जा सकता है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएँ। बिल्कुल, अर्ली वार्निंग का तो अभी आप सूचना तकनीकी का युग है, तो कई तरीकों से अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थायी किया जा सकता है, लेकिन विशेष बात यह है कि इसमें अर्ली वार्निंग की आवश्यकता नहीं है। ये तो चिन्हित है कि ये लेक्स है, आज नहीं तो कल ये तटबंध टूटेंगे, वो समय की बात है। और चूंकि जो अभी 250 के करीब जो बहुत क्रिटिकल झीलें हैं, वो तो इसके टूटने की कगार पे खड़ी है, तो इनके जद में जो भी, इसके प्रवाह के जद में जो भी लोग हैं, उनको तो हमेशा चैतन्य रहना ही चाहिए। वो तो, उसकी तो कोई माफी है ही नहीं। लेकिन अब हम तो बस विकास की अंधी दौड़ में काफी आगे बढ़ गए। मुझे बजाज आस्था का एक शेर याद आ रहा है, वो कहते हैं, तस्खीर कायनात में मशरूफ है मगर इंसान के जवाल का मौसम है इन दिनों। तो हम तो पतन की ओर बढ़ रहे हैं। किसी को सूचना की आवश्यकता हो ना हो, सबको पता है कि ये ऐसा होने वाला है, फिर भी हम निर्बाध रूप से उस क्षेत्र में पर्यावरण बिगाड़ रहे हैं। बिमलेंदु झा साहब, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम आपको क्या लगता है कितना इफेक्टिव होगा? चूंकि लक्ष्मण सिंह राठौर साहब का कहना है कि ये बहुत व्यवहारिक आज की तारीख में है नहीं, जो है अवसंभावी है, इसको होना ही होना है। देखिए, वो तो बात तो सही है कि क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम दूसरे प्रकार का, जो मैंने पहले कहा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम तो इतना सारा हमें मिलता है। पिछले वर्ष उसी जगह पे 13 महीने पहले जुलाई के महीने में ऐसी घटना हो चुकी थी, तो वो वार्निंग सिस्टम तो था ही। हमारे देश में धराली हो चुका है, जोशीमठ हो चुका है, चमोली हो चुका है, तो उससे बड़ा अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होगा कि आपको हर साल जो है बड़े बड़े नंबर्स के साथ, सिर्फ एक मोबाइल पे टोन को अर्ली वार्निंग नहीं कहते हैं। अर्ली वार्निंग का मतलब सिर्फ मशीन नहीं होता है, अर्ली वार्निंग होता है ये सारा का सारा इम्पैक्ट, और इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट जो हमारे कृषि पे, हमारे बाकी चीजों पे, हमारे नदियों के स्वास्थ्य के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में ये सारी चीजें, जो चाहे वो भूस्खलन हो या फिर इस तरह की ग्लेशियल लेक ब्रीच हो या बहुत सारी चीजें हो, उसका इमीडिएट में जो तो हमें लगता है कि ये सिर्फ एक दुर्घटना है या एक घटना है, लेकिन इन सबों का जो लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है, जो हम पहले कह रहे थे कि ये 25,000 जो लेक्स हैं, उसको हम अगर खाली कर देंगे तो हमारी नदियों में रहेगा क्या? हम तो ऐसे समझने लगे हैं अपने प्रकृति को कि जैसे कि ये प्लम्बिंग का एक सिस्टम लगा हुआ है, अलग अलग जगह टैंक लगे हैं, कोई टैंक लीक कर रहा है तो उसको हटा देते हैं वहां से। ये इसमें एक चीज और करते हैं, जो है ये है, ये नहीं होगा हमें। और बहुत सी चीजें जो है वो इरिवर्सिबल हो चुकी है, तो हमें ये देखना होगा कि और नुकसान ना हो। और इसमें अभी सबसे पहले, रादर देन फिक्सिंग द ग्लेशियल लेक्स राइट नाउ, कि वो 5 साल 10 साल 20 साल में आप फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगले 20 साल के जो विकास की परिभाषा है, जो सिर्फ कंक्रीट और सरिया और सीमेंट का होता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या?
हम जिस तरह के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्लांट हमें वहां पे क्यों चाहिए? हमें 4 लेन की सड़क क्यों चाहिए? क्योंकि आपको उतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 500 भूस्खलन हमारे ये 4 धाम रोड में हुआ है, हजारों हजार लोग हर साल जो है विस्थापित हो रहे हैं हमारे अपने भारत के हिस्से में, तो हमें सबों को एक समन्वित रूप से देखना पड़ेगा और एक समन्वित कंस्ट्रक्टिव लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो हमेशा आता है ना कि विकास वर्सेस पर्यावरण, ये डिबेट उसका नहीं है। ये विकास वर्सेस स्टुपिडिटी की बात है। ये कि अगर आप चाहते हैं कि आप विकास करें और साथ ही साथ आप वो विकास की परिभाषा में ये है कि आज आप बहुत बिलियन डॉलर्स लगा करके आप पुल बना रहे हैं और बाकी चीज कर रहे हैं, और ऐसा पुल बना रहे हैं जिसपे एक्सपायरी डेट उसका लिखा है कि आज न कल तो ये टूटेगा ही, और साथ ही साथ जान और माल का भी नुकसान करेगा। तो हमें अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को ऑफ कोर्स डेवलप करना है, लेकिन हमें एंड ऑफ द पाइप अगेन वही है कि हम वायु प्रदूषण कर देते हैं और इसके बाद हम बोलते हैं कि एयर प्यूरिफायर लगा दें। हमें वायु प्रदूषण क्यों हो, सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम को अगर हम नहीं ठीक करेंगे तो कितने भी हम रेडियो लगा लें या सैटेलाइट फोन डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरे हर सबके घर में, या सबके ब्रेन में एक चिप लगा दें कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम फटाक से अपने आप आ जाए, वो सुझाव नहीं है। वो आपको बता देगा कि कब होने वाला है शायद ये कुछ, लेकिन वो क्या निवारण है? वो क्या पानी के बहाव को इस बिल्डिंग में जो लोग रह रहे थे और जो पानी की गति थी, कौन सा अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो लोगों को विस्थापन से बचाएगा या उस बिल्डिंग को बचाएगा या उस पुल को बचाएगा या बिलियन डॉलर्स का जो खर्चा उस पूरे के पूरे भूखंड में हुआ है, भारत में, तिब्बत में, नेपाल में, उसको बचाएगा? तो इसलिए हमें सही में एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन के लिए बहुत आवश्यक है कि हम डायग्नोसिस करें। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई खाने के पहले आप अपने टेस्ट करवाते हैं और डायग्नोस करते हैं कि आपको समस्या क्या है। तो समस्या अगर मेरे सर में है, सर में दर्द हो रहा है, तो मैं पाँव में आयोडेक्स नहीं लगाऊंगा, और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि, और अगर समस्या मुझे पेट पे दर्द है तो मैं थर्मोमीटर मुंह में नहीं लगाऊंगा। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, आपने बात बहुत सही कही विमलेंदु जी, बात आपने बहुत सही कही और बहुत ही तार्किक बात है और सच्चाई भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई इस पर अब सोचने को तैयार है क्या, जो खास तौर से पॉलिसी मेकर हैं या फिर जो यहाँ पर डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डेवलपमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, क्या इन सब चीज़ों को सोचना चाहते भी हैं क्या प्रीति महेश? देखिए, मुझे लगता है कि ये आनंद शर्मा साहब आ रहा हूं आपके पास में। हाँ, ये नेपाल का एक नेबरिंग कंट्री ट्रेजेडी के रूप में नहीं देखना चाहिए हमें। ये पूरे हिमालयन रीजन के लिए एक वार्निंग है, और ये जो नेचर है वो हमें बार बार वार्निंग दे रहा है, लेकिन हम डेवलपमेंट के चक्कर में ऐसे पड़े हैं कि हम बाकी कुछ देख नहीं रहे हैं। और सवाल ये नहीं है कि हमें डेवलपमेंट चाहिए या हमें एनवायरमेंट चाहिए। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट तो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सवाल है किस तरह का डेवलपमेंट। क्या हमें इकोसिस्टम को समझकर डेवलपमेंट करना है या इकोसिस्टम को इग्नोर करके? और सवाल ये भी है कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट होगा तभी क्या हम जागेंगे और तभी हम इकोसिस्टम के बारे में सोचेंगे, बट तब तक हमने अपने एनवायरनमेंट को इतना कमजोर कर दिया होगा कि हम इसके प्रलय से नहीं बच पाएंगे। तो जो एक वार्निंग की भी बात हुई, तो आप वार्निंग लोगों को दे देंगे, शायद वो वहां से चले जाएंगे, बट आप जो आपने वहां पर पैसे करोड़ों लगाए हैं उस एरिया को डेवलप करने के लिए, और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग को बचा लेंगे आप, वहां पे जानवर हैं, सारी इकोसिस्टम को आप तबाह कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से आप बचाएंगे? तो ये एक जरूरी सवाल है कि सिर्फ हम जब अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो उसका सिर्फ हम पे असर नहीं होता है, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उन पे सब पे इसका असर हो रहा है। तो हमें उनके बारे में भी सोचना है। खुद के असर पर तो खुद पर असर जो पड़ता है लोग उसकी चिंता कर ही नहीं रहे हैं, अब जानवर पर असर पड़ेगा इसकी चिंता कौन करेगा? बड़ी समस्या है, यही समस्या है। और जो पॉलिसी वाले हैं वो सिर्फ डेवलपमेंट, प्योर डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं है एक्चुअली। वो आप प्रलय की तरफ हमें घसीट रहे हैं, हमें धक्का दे रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा विमलेंदु जी ने कि हमें 4 लेन 6 लेन सड़क की जरूरत क्या है पहाड़ की चोटी पे पहुंचने के लिए? हम नहीं जाएंगे वहां पे, नहीं जाए बगैर क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सा वहां पे चीज़ है देख लेंगे तो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे? तो फिर वहां पे आप करते हैं और फिर बाद में जब 50 साल पहले नहीं जाते थे वहां, तब भी हम सरवाइव कर रहे थे, तो आगे भी नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पे कोई ऐसा क्रिटिकल मिनरल तो है नहीं जिसको खुदाई करने हम जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये बहुत सही पॉइंट उन्होंने उठाया। आनंद शर्मा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे?
दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने जी। नोट किया होगा कि जो बिल्डिंग्स ब्रिटिशर्स ने बनाई थी 100 साल पहले, वो आज तक जितनी भी आपदाएं हैं हिमालयस में, एक भी बिल्डिंग बर्बाद नहीं हुई है। तो सोचने की बात है साइटिंग ऑफ द बिल्डिंग, कि बिल्डिंग कहाँ बनानी है। उस समय अंग्रेज़ों के समय पे ये ध्यान दिया जाता था। बिल्डिंग के बाइलास, कंस्ट्रक्शन बाइलास को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। यदि कोई गड़बड़ हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त फाइन या नौकरी से निकलना पड़ता था। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसलिए 100 साल से मैंने तो कभी पूरे हिमालय में इतनी आपदाएं आए, एक भी बिल्डिंग को गिरते हुए नहीं देखा है। तो हमारी बनाई हुई बिल्डिंग्स ही क्यों गिर रही है, चाहे हमारे यहाँ इंडिया में हो या नेपाल में हो, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मैंने बात की थी अर्ली वार्निंग सिस्टम की। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम में आप देखिए, जो साइक्लोन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है इतना परफेक्ट है, जहां लाखों लोग पहले मरते थे, आज सिर्फ आपके मुश्किल से 10-50 लोग मरते होंगे, और वो भी इसलिए कि वो सुनते नहीं हैं। हाँ, मगर ये ध्यान रख लीजिए, हर तरह के हज़ार्ड होते हैं। साइक्लोन जैसे हज़ार्ड के लिए हमें 4-5 दिन पहले से प्रेडिक्शन शुरू हो जाता है। सुनामी के लिए जैसे आप जानते हैं सिर्फ 15 से 30 मिनट मिलते हैं। टॉर्नाडो में यूएस में यदि आपको पिन पॉइंटेड अर्ली वार्निंग देनी है तो आपको सिर्फ मिलते हैं 15 से 30 मिनट। ऐसे ही माउंटेन्स में आपको फ्लैश फ्लड की वार्निंग देनी है तो आपको सिर्फ 15 से 30 मिनट मिलेंगे, क्योंकि आपको सिस्टम को मॉनिटर करना है, उसको प्रिडिक्ट करना है और उसको कम्युनिकेट करना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ इस बात को, मगर उसके लिए तंत्र विकसित करना होगा। और जब तक आप तंत्र विकसित नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन पुख्ता नहीं करेंगे, तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो और ये डिफ़िकल्ट है डेफिनेटली, पर मेरा मानना है यदि आपको 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले भी आपको खबर मिल जाती है तो आप जाने बचा सकते हैं। जैसे कि आप अर्ली वार्निंग अर्थक्वेक की बात हो रही है कि जैसे ही फर्स्ट पी वेव्स आएंगी, आपके ऑटोमेटिकली आपकी मेट्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्टॉप हो जाएंगे। तो वो भी कुछ ही सेकंड्स मिलेंगे उसके लिए, तो वो भी बहुत यूज़फुल है। और यहाँ जो मैं बताऊँगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट नहीं हुआ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आपका एवलांच जो है 2000 फीट का, वो नीचे गिरा है। और उसका रीज़न दिया गया था अर्थक्वेक। पहले यूएसजीएस ने कहा ये अर्थक्वेक के कारण हुआ है, फिर उन्होंने अपने अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को रिवाइज़ किया और बोला कि नहीं, ये पहले एवलांच गिरा है, माउंटेन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा, और उसने इतनी सारी काइनेटिक एनर्जी रिलीज करी कि उसके चलते ऐसा लगा जैसे कि अर्थक्वेक आया, और ऑटोमेटिक सिस्मोग्राफ ने उसको एक अर्थक्वेक की तरह। मगर आज मैंने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो पूरे नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर है, उसके करीब 50 के करीब सिस्मोग्राफ्स हैं, उनसे मेरी बात हुई। जी सुरेश उनके हेड है, तो उन्होंने बताया कि IMD ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसको पूरा रीस्टडी करा, और उनका मानना था ये 4.8 रिक्टर पैमाने पे अर्थक्वेक था जिसने इसका ट्रिगर किया और ये गिरा। और साथ साथ में वहाँ पे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा एक्टिव था, और ये सारे सिग्नल तो मिल रहे थे। खासकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, पूरे पहाड़ जो सैचुरेटेड थे, वो ट्रिगर की एक बस तलाश थी, और वो ट्रिगर इस अर्थक्वेक ने प्रोवाइड किया और ये यहाँ तक पहुँचा है। मगर यदि अर्ली वार्निंग होता, यदि चाइनीज़ साइड से यदि नेपाल को 5-10 मिनट पहले भी बता दिया गया होता तो जान तो बच जाती। देखिए, आप मटेरियल को नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो गलत जगह पे बनाया है, पर गलत जगह पे बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को नहीं बचा पाएंगे, अच्छी जगहों पे आप पहुंच जाते। लेकिन आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, चाइना की तरफ से अर्ली वार्निंग सिस्टम आ चुका होता। तो हम लोग छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करें कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए चीन कितना जिम्मेदार है। सिर्फ अर्ली वार्निंग सिस्टम ही नहीं, दरअसल बाकी के कंस्ट्रक्शन, उसने उस इलाके में बहुत ज़्यादा बांध बनाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो बहुत लोग उसकी भी चर्चा कर रहे हैं कि इसके लिए चीन जिम्मेदार है। और नेपाल में तो एक वर्ग है जो इस पर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा मुखर हो गया है कि कर वो रहा भर हम रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।